चलिए देखिएगा, बायोलॉजी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली, मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ। मनुष्य के मुख गुहा में पाए जाने वाली लार ग्रंथियाँ। रुको इंक मंगवाते, इंक दो ना, इंक दो। मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथियाँ। देखो, मनुष्य के मुख गुहा में हम लोग सभी लोग जानते हैं कि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जीभ, दांत पढ़ चुके हैं ना। और अब पढ़ेंगे क्या, मुख में ही पाया जाता है लार ग्रंथि, जो 3 जोड़ी होती है। एक कहलाता है पैरोटिड लार ग्रंथि, दूसरा कहलाता है सबलिंगुअल लार ग्रंथि, तीसरा कहलाएगा सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि। यानी 3 जोड़ी लार ग्रंथि ही क्या करता है, जब आप भोजन को मुंह में रखते हो और उसको चबाते हो तो उस क्रम में यह लार ग्रंथियाँ लार को स्रावित करती है और स्रावित करके उस भोजन में पूरी तरीके से उसको मिला देती है। अब यह लार से सना हुआ भोजन तैयार होता है, तो वो लार क्या कहलाता है, तो वो लार है यही सब 3 जोड़ी लार ग्रंथियों का। तो लिखेंगे हम लोग एरो का चिन्ह देके कि मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। एरो का चिन्ह देके लिखेंगे। मनुष्य के मुख गुहा में, मनुष्य के, इसको बंद कर दो ना रे, मुख गुहा में 3 जोड़ी, ये पूछता है 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, जाती है। पहला हो जाएगा हमारा पैरोटिड, पैरोटिड लार ग्रंथि। दूसरा हो जाएगा सबलिंगुअल लार ग्रंथि, सबलिंगुअल ना, इसी है। सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि। तीसरा क्या हो जाएगा, सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि। ठीक, तो ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, पैरोटिड लार ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि और सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि। इन तीनों ग्रंथियों से, इन तीनों ग्रंथियों से लार स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है बच्चा लोग, लार स्रावित होता है और भोजन लार से सना कहलाता है। ठीक है, चल अब हम लोग बात करते हैं बच्चा लोग कि ये भोजन अब आगे का क्या होगा। भोजन आगे चल के बच्चा लोग ग्रसनी में जाता है। कहाँ जाता है, ग्रसनी में। ये ग्रसनी भाग है तुम्हारा, कितनावा भाग है ये ग्रसनी, देखो लिखे होंगे, पहला मुख गुहा, दूसरा दूसरा होगा ना ये ग्रसनी, तीसरा है, हाँ दूसरा है। पहला मुख गुहा हो गया और दूसरा हो जाएगा क्या, ग्रसनी। हाँ, तब ग्रसनी के बाद अमाशय, ग्रसनी के बाद ग्रास नली होगा। हाँ, ग्रसनी देखो
ग्रसनी जो होता है बच्चा लोग, एक तरह की नली होती है। क्या होती है? एक तरह की नली होती है जो दो रास्ते में बटा होता है। दो रास्ता रहता है, हाँ, दो रास्ता रहता है। एक रास्ता जिसमें भोजन जाता है और एक रास्ता जिसमें श्वसन जाता है, यानी हवा जाता है। हाँ, जब हम लोग नाक को इस तरह से बंद कर लें तो सांस मुंह से भी ले सकते हैं। ले सकते कि नहीं ले सकते? तो मुंह से सांस लेंगे तो वो तो पेट में जाना चाहिए, पेट में ना जाना चाहिए। अरे मुंह से तो पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, तो आखिर वो पेट में क्यों नहीं जाता है सांस? तो होता क्या है कि मुख में तो लिए, लेकिन आगे जाके ये ग्रसनी जो है दो हिस्सों में बढ़ जाता है, दो नलियों में बढ़ जाता है। एक नली का नाम रहता है निगल द्वार और दूसरा का नाम है कंठ द्वार। निगल द्वार में लार से सना हुआ भोजन जाता है, जबकि कंठ द्वार में क्या होता है? वायु जाता है। जब हम भोजन को निगलते हैं तो निगलने के क्रम में कंठ द्वार बंद हो जाता है। कौन बंद हो जाता है? कंठ द्वार। कंठ द्वार बंद हो जाता है और निगल द्वार से वो भोजन आगे चला जाता है। कंठ द्वार को बंद करने वाला एक प्लेट होता है, ठीक है, जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। वो प्लेट होता है। वो क्या करता है, जब आप भोजन को निगलते हो तो कहीं वो श्वसन में ना जा करके, श्वसन में ना चला जाए, निगल द्वार में ना जाके वो श्वसन में ना चला जाए, इसीलिए वो क्या करता है, वो प्लेट उसको क्या करता है? बंद कर देता है। तो भोजन वो सीधा कहाँ जाता है? हमारे निगल द्वार में। कहाँ जाता है? निगल द्वार में। तो लार से सना हुआ भोजन कहाँ जाएगा? ग्रसनी में। अब ग्रसनी से होता हुआ वो कहाँ जाएगा? निगल द्वार में। ग्रसनी जो है वो क्या होता है? दो नलियों में बटा होता है, इसकी दो रास्ता होती है। एक कहलाता है क्या? निगल द्वार, और एक कहलाता है क्या? कंठ द्वार। यानी ये दो रास्ते में बटा होता है। कौन? बोलो तो? ग्रसनी। क्लियर है? ग्रसनी में भोजन का पाचन नहीं होगा बच्चा लोग। यहाँ भी भोजन का पाचन नहीं। भोजन का पाचन कहाँ हुआ? मुख गुहा में होगा। पूछा जाएगा कि भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? मुख गुहा। यहाँ नहीं होगा भोजन। तो लिखा जाएगा ग्रसनी जो है दो द्वार में बटा होता है। लिखेंगे ग्रसनी दो द्वार में बटा होता है। पहला क्या बोलो तो? निगल द्वार, और दूसरा क्या होता है बच्चा लोग? हाँ, कंठ द्वार। पहला हो गया हमारा निगल द्वार, दूसरा क्या हो गया? कंठ द्वार। अब निगल द्वार क्या होगा? लार से सना हुआ भोजन, लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार से दीवार से होते हुए आहार नाल के अगले भाग तक, आहार नाल के अगले भाग तक पहुंचता है। जबकि कंठ द्वार श्वसन के लिए जिम्मेवार होता है। श्वसन के लिए जिम्मेवार होता है। अर्थात जब हम भोजन करते हैं, तो एपिग्लोटिस नामक एक प्लेट कंठ द्वार को ढक देता है। कंठ द्वार को ढक देता है
ताकि भोजन श्वास नली में ना जाए। अगर कभी कभी ऐसा होता है बच्चा लोग, श्वास नली में चला जाता है तो नाक से पानी उनी आ जाता है। नाक से कभी कभी देखा होगा, खाते खाते छींक आ गया, नाक से पानी आ गया, 2-4 गो भातों आ जाता है खाते वक्त, होता है कि नहीं होता है? तो हुआ क्या, डिस्टरबेंस हो गई। किसके भी डिस्टरबेंस हो गया, कंठ द्वार और निगल द्वार। उसका खाने का जगह है, जाने का कहाँ, निगल द्वार, निगल रहे हैं, लेकिन क्या हो गया, कंठ द्वार सही से ढक नहीं पाया, जिसके कारण क्या हुआ, नाके से भात आ गया बाहर। पता ना, कभी कभी बोलता नहीं नाम ले लिया, कौन ले लिया, यही सब होता है। ठीक है, ग्रास नली में कहाँ जाएगा बच्चा लोग, हाँ ग्रास नली में। तो लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा कहाँ पहुँचती है, ग्रास नली में पहुँचती है। ठीक है, और ग्रास नली जो होता है ना बच्चा लोग, ये कुछ इस प्रकार की दीवारें होती हैं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार की दीवारें होती हैं। तो तुम्हें क्या दिखेगा कि यहाँ वाला भाग देखो चौड़ा दिख रहा है ना, और यहाँ वाला भाग तुमको सकरा दिख रहा है क्या, पतला। फिर यहाँ देखो चौड़ा, और यहाँ क्या हो गया, पतला। फिर देखो यहाँ क्या हो गया, चौड़ा, और फिर आगे जाकर क्या होता है, पतला। इस तरह से ये एक नली होती है, जो कहीं मोटी और कहीं क्या होती है, पतली, कहीं मोटी और कहीं क्या होती है, पतली होती है। ठीक है, ये एक ही नली है, ऐसा नहीं कि यहाँ 2 नली होगा, एक ही नली। ठीक है, इसके आगे क्या हो गया हमारा, निगल द्वार। निगल द्वार से भोजन आया, ये भोजन आया तो यहाँ आकर के जमा हो गया। जिस प्रेशर के द्वारा यहाँ आया, फिर वो आगे जाके यहाँ से धक्का दिया, तुरंत आएगा यहाँ, फिर आया धक्का दिया, फिर यहाँ आया। इस तरह से भोजन जो है बच्चा लोग, ये उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए जाता है, ये सीधा रास्ते से नहीं जाता है, बल्कि ये उबड़ खुबड़ रास्ते से जाता है। समझा बात को? इस रास्ते को ही कहा जाता है, इसी विधि को, जिसके द्वारा क्या होता है, ये इस प्रकार से पहुँचता है, तो इसको कहते हैं क्रमाकुंचन। क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन का मतलब होता है कि किसी नली, वैसी नली जो क्या होती है, कहीं पर चौड़ी होती है तो कहीं पर सकरी होती है, यानी पतली होती है, कहीं चौड़ा तो कहीं क्या, पतला। तो चौड़ा पतला, जैसे तुम लोग देखे होंगे अक्सर, पानी जब पटाते हो, पाइप को अगर तुम मुंह को पतला कर दो तो पानी का फोर्स देखो कितना ज़्यादा होता है, होता है ज़्यादा। तो हमारे शरीर के अंदर में जो ये नली होता है, ग्रास नली, बिल्कुल उसी तरह काम करता है। कहीं चौड़ा रहता है तो कहीं क्या रहता है, पतला, ताकि जो भोजन आए तो वो क्या हो, धकेल दे, पूरे फोर्स के साथ जाए। तो हम लोग जो भी चीज़ को लेते हैं अंदर में, बहुत जल्दी जल्दी पेट में चला जाता है, जाता है कि नहीं जाता है, वो जल्दी जल्दी जाता है, खाते जाते हैं, पीते जाते हैं, वो जल्दी जल्दी पहुँचता है। लेकिन भोजन डायरेक्ट नहीं पहुँचता, भोजन डायरेक्ट नहीं पहुँचता, उसको इतना सारा रास्ता से होके जाना पड़ता है। मुख गुहा में गया, ग्रसनी में गया, ग्रसनी से कहाँ गया, निगल द्वार। अब निगल द्वार से उसको कहाँ जाना पड़ रहा है, ग्रास नली। अब वो ग्रास नली के बाद जाएगा वो अमाशय और पेट, उसी में जाएगा। अब ग्रास नली उसका खत्म, अब अमाशय में चला जाएगा, पेट में। पेट जो एक थैले की जैसा होता है, अमाशय क्या, एक थैला। पेट जो भरता है तो देखते हो ना, पेट छू के देखोगे तो पेट भरता है, ये वाला हिस्सा फूलता है ना, पेट भर गया, कस के फूल जाता है। तो ये वाला हिस्सा, तो अमाशय इसका मतलब है कहाँ, तब ये वाला भाग पर है जहाँ पेट फूलता है। समझ गए बात को ना? अब ये होता है कि सर हम लोग जो सांस लेते और छोड़ते हैं, पेट काहे फूल देगा, पचकेगा, होता है ना। तो पेट फूलने और पचकने के पीछे का रीज़न सुनो। हम लोग जो सांस लेते हैं वो कहाँ जाता है, फेफड़ा में, और जो है सांस हम लोग छोड़ते भी, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, जो हमें अनैच्छिक क्रिया के तहत आती है, यानी हमारे इच्छा के अनुरूप ये नहीं है। कैसे, रात में जब हम सोते हैं तो हमको थोड़ी पता रहता है कि हम सांस ले रहे हैं कि छोड़ रहे हैं, वो अपने आप होता है। तो फेफड़ों के नीचे वाली दीवार जो अमाशय को टच करता है, पेट को टच करता है, उस दीवार को जो है बच्चा लोग कहा जाता है डायफ्राम। क्या कहा जाता है, डायफ्राम। यही डायफ्राम क्या होता है, जैसे आप सांस लेते हो, हवा जाती है अंदर, तो ये डायफ्राम क्या होता है, नीचे चला आता है, झुक जाता है, और जैसे ही आप सांस बाहर आती है तो ये ऊपर चला जाता है। ये बार बार ऐसा होता है, यानी कि वो तुम्हारा कहाँ, फेफड़े के नीचे पाया जाता है डायफ्राम।
तो ये जो नीचे की ओर दबता है ना, तो वो अमाशय को दाबता है, इसीलिए हमें लगता है कि पेट फूलता है और पचकता है। क्या यहाँ पर फूलता पचकता नहीं, लेकिन लगता है कि जब सांस लेते छोड़ते हो तो पेट लगता है फूलता और पचकता है। दरअसल अमाशय के साथ जो सटा रहता है वो डायफ्राम है, जो उसको दबाता है और सिकुड़ देता है। क्लियर बात है। अगर डायफ्राम किसी का टूट जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं भीतरिया चोट लगना, शरीर के ऊपर कुछ नहीं हुआ, बस वो डायफ्राम अगर टूट गया, कहानी खत्म, व्यक्ति का मर जाएगा तुरंत। ये डायफ्राम इतना खतरनाक होता है। डायफ्राम ही फेफड़ों को सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने का काम करता है। अगर डायफ्राम नहीं रहेगा तो व्यक्ति उसी समय खत्म हो जाएगा। इसी को कहा जाता है भीतरिया चोट। समझ गया बात को। लिखा जाएगा, लार से सना हुआ भोजन देखो रे, लिखो, लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा, निगल द्वार के द्वारा कहाँ पहुँचती है बच्चा लोग? ग्रास नली में पहुँचती है। ग्रास नली की दीवारें, ग्रास नली की दीवारें क्रमाकुंचित होती है, क्रमाकुंचित होती है, अर्थात इसमें शिथिलन तथा संकुचन वाली क्रियाएं होती हैं, इनके सम्मिलित रूप को ही क्रमाकुंचन कहते हैं। यानी लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचती है। ग्रास नली की दीवारें क्रमाकुंचित होती है, अर्थात इसमें शिथिलन तथा संकुचन वाली क्रियाएं होती है। इनके सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन कहते हैं। शिथिलन मतलब समझा रहे, फैलना, और संकुचन मतलब क्या? सिकुड़ना। कहीं फैलती है और कहीं सिकुड़ती है। अगर आप बना सको इस तरह की नली बना लो, है ना, इस तरह की नली बना लो। यहाँ क्या होगा? शिथिलन, है ना, यहाँ होगा शिथिलन, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा बोलो तो? संकुचन। एक चीज़ इसमें लिखना बच्चा लोग कि ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का पाचन नहीं होता है। ठीक है। अब बताइए भोजन कहाँ जाएगा? ग्रास नली के द्वारा। अब पहुंच गया कहाँ? अमाशय, जिसको या पेट भी कहते हो उसको। चलो इतना तो बात
अब आते हैं बच्चा लोग अमाशय या पेट के बारे में। तो अमाशय या पेट कैसा दिखेगा, ये बना लेते हैं हम लोग इस तरह का, है ना। ये है पेट, ये क्या है हमारा, चौड़ी थैली जैसी संरचना होती है, ठीक है, जिसका पहला भाग, बीच का भाग और क्या है अंतिम भाग। पहला भाग को कहते हैं पाइलोरिक, ठीक है, और इस वाले भाग को कहते हैं फुंडिक, और इस वाले भाग को क्या कहेंगे, रुक जाओ रे, कार्डियक। पाइलोरिक और फुंडिक, ये कार्डियक होगा, कार्डियक, फुंडिक, और ये हो जाएगा पाइलोरिक। चलो देखो, हम लोग ये कह सकते हैं कि अमाशय जो होता है एक चौड़ी थैली जैसी संरचना होती है, यानी कि मतलब अब जो भोजन है वो ग्रास नली के द्वारा कहाँ पहुँचता है बच्चा लोग, अमाशय में पहुँचता है। और अमाशय की जो दीवार है, ये जो दीवार तुम देख रहे हो अमाशय की दीवार, ये दीवार उबड़ खाबड़ दीवार है। कैसी दीवार है, उबड़ खाबड़, ये इस तरह की उबड़ खाबड़ दीवार है। अगर इसको हम लोग जूम कर दें तो ये कुछ इस तरह की दीवारें तुम्हें दिखेगी, ऐसी दीवारें, ठीक है। और इन दीवारों से रसों का स्रावन होगा। ये 3 प्रकार की ग्रंथि होती है इसमें, है ना, जो 3 मतलब कि इसमें से रस निकलेगा बाहर। तो उस रस को जो है बच्चा लोग, जो इसके अंदर पाया जाएगा, उस रस को कहते हैं जठर रस। क्या कहते हैं, जठर रस, या बोला जाएगा इसको अमाशय रस। क्या बोला जाएगा, अमाशय रस। तो जठर रस या अमाशय रस कहाँ स्रावित होता है, तो अमाशय में ही होता है। अमाशय की दीवारें इस तरह से स्तंभाकार होती है। तो अमाशय की दीवारें बच्चा लोग स्तंभाकार एपिथीलियम ही का बना होता है, स्तंभाकार एपिथीलियमी ऊतक का बना होता है, ठीक है, जिसमें 3 प्रकार की जो है वो कोशिकाएं होती है। पहली होती है 3 प्रकार की कोशिकाएं। कितने प्रकार की कोशिकाएं इसमें, 3 प्रकार की कोशिकाएं। पहली कोशिका का नाम होता है बच्चा लोग, उसको कहते हैं हम लोग श्लेष्मा। क्या कहते हैं, श्लेष्मा, या इसी को कहेंगे म्यूकस। और पता है बच्चा लोग, यही श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं जो है ध्यान दोगे, यही श्लेष्मा और म्यूकस कोशिकाएं जो है अमाशय की दीवार को सुरक्षा प्रदान करता है, अमाशय की दीवार को बचा कर रखता है, यानी अंदरूनी दीवार को बचाता है। ये कब बचाता है, ये तब बचाएगा जब तुम अधिकांश समय तक भूखे रहते हो। और अधिकांश समय तक अगर व्यक्ति कोई भूखा रहता है तो ऐसी स्थिति में अमाशय में क्या होता है, घाव हो जाता है, जिसको हम लोग अल्सर के नाम से जानते हैं। चूँकि पेट में होता है घाव, इसीलिए इसको बोला जाता है पेप्टिक अल्सर। अल्सर का मतलब होता है घाव हो जाना। घाव होने का मतलब होता है कि इसकी जो दीवार है, दीवार को जो बचाने वाली एक कोशिका है, म्यूकस कोशिकाएं, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाना। जिस भाग पर यह म्यूकस कोशिकाएं कमज़ोर हो जाएगी, उस भाग पर अमाशय में घाव हो जाएगा। और घाव होने के बाद क्या होगा, भोजन का जो पाचन अमाशय में होता था, अब वो भोजन के पाचन में बहुत दिक्कत होगा और समय समय पर हमेशा दर्द करता रहेगा। ये क्यों होता है, इसके पीछे का कारण ये है कि ज़्यादा समय तक, ज़्यादा दिनों तक लगातार भूखा रहने से ऐसा होता है। अब मान लो कि कोई मजदूर है, वो काम करने के लिए गया, तो वो क्या करता है, सुबह खा कर गया और दोपहर में वो खाता पीता कुछ नहीं, काम पे भिड़ा हुआ है, काम कर रहा है, लगातार वो करता जा रहा है, लगातार वो सालों दर साल तक वैसा कर रहा है। तो अमाशय के अंदर जो बनने वाला अम्ल होता है, वो अम्ल क्या यहाँ पर तो जमा हो जाएगा। अब वो अम्ल ही क्या करेगा, अपने ही कोशिका को नष्ट करने लगेगा, जिसके कारण इसके पेट में क्या हो जाएंगे, घाव हो जाएगा अंदर में। तो इसी को कहा जाता है अल्सर। जैसे कभी कभी जीभ में घाव होता है ना, ठोट में घाव हो जाता है, अंदरूनी वाला सफ़ेद रंग का जो घाव, उसी तरह का उसी को पेट के अंदर हो जाता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग अल्सर।
पूछा जाएगा कि पेप्टिक अल्सर क्या है। तो पेप्टिक अल्सर मतलब अमाशय के अंदर पाया जाने वाला एक घाव है। जब कोई व्यक्ति बहुत दिनों तक लगातार वो भूखे रहता है तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, उसकी म्यूकस वाली कोशिकाएं कमज़ोर हो जाती है और वहाँ पर क्या होता है, अम्ल के स्रवण के कारण जो है वो दीवारें कमज़ोर होने लगती है, जिससे वहाँ घाव हो जाता है। इसी घाव को ही पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए, खाना खाते रहना चाहिए, है ना, ताकि दिक्कत ना हो। ऐसा 1 महीना 1.5 महीना में नहीं होता है। लगातार अगर आप सालों साल तक यही रूटीन को फॉलो करते हैं तब आप पेट का ये शिकायत आ जाता है। ठीक है, तो पहला जो कोशिका है वो है क्या, श्लेष्मा या म्यूकस। दूसरा जो हो जाता है बच्चा लोग, ये कहलाता है अम्लजन, भित्तीय या अम्लजन कहेंगे इसी को, भित्तीय या क्या कहलाएगा, अम्लजन। देखो या ये तो पहला समझ गए ना, पहला वाला क्या करता है बताओ तो, म्यूकस कोशिकाएं क्या करता है, अमाशय की दीवारों को क्या करता है, रक्षा करता है, बचाता है। दूसरा वाला क्या बोले तो भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं। बताओ ये कोशिकाएं जो है बच्चा लोग, यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करता है। हमने तुम्हें बताया भी था कि पेट में पाया जाता है एक अम्ल जिसका नाम क्या है, HCl, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, पेट में। तो ये स्रावित कौन करता है, तो ये स्रावित करता है कौन, भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं। क्लियर हो गया बात को। और तीसरा और अंतिम होता है बच्चा लोग क्या, जाइमोजीन कोशिकाएं, जाइमोजीन, जाइमोजीन कोशिकाएं, जाइमोजीन, यही ना जाइमोजीन, जाइमोजीन, ठीक लिखे हैं क्या, जाइमोजीन, हर सही है ना, जाइमोजीन कोशिकाएं। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चा लोग क्या, जाइमोजीन कोशिकाएं। ये जाइमोजीन कोशिकाएं क्या करता है, यह कोशिकाएं जो है ना वो इंडिकेट करता है, इन दोनों को मदद करता है। बस ये समझ लेना है कि भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं एवं म्यूकस कोशिकाओं को मदद करने का काम करती है। इन तीनों कोशिकाओं के सम्मिलित रूप को ही कहा जाता है जठर रस। क्या कहा जाता है, जठर रस। तो जठर रस का मतलब ये नहीं समझ लेना कि वो एक पानी है, बल्कि वो पानी नहीं है, बल्कि उसके अंदर में कोशिका है। तो ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं हैं, ये तीनों प्रकार की क्या है, कोशिकाएं। तो श्लेष्मा या म्यूकस के बारे में हम लोग समझ गए कि ये क्या करता है, अमाशय की दीवारों को, अंदरूनी दीवारों को ये सुरक्षा करता है। ठीक है, दूसरा हमने क्या समझा, भित्तीय या अम्लजन में क्या, कि ये अम्ल को स्रावित करता है। वो कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसको ये क्या करता है, स्रावित करता है। बताए थे कि सबसे प्रभावशाली अम्ल भी कौन होता है, हाइड्रोक्लोरिक। यही अम्ल जो स्रावित करता है ना, जिसके कारण म्यूकस की कोशिकाएं कमज़ोर होने लगती है। इसीलिए बोला जाता है कि पानी पीते रहना चाहिए, ताकि अम्ल जो आएगा बच्चा लोग, वो अम्ल फिर क्या चला जाए, हमारे आगे पाचन की क्रिया में चला जाए। क्योंकि ये तीनों मिलकर के जठर रस स्रावित करता है प्रतिदिन 3 लीटर। कितना लीटर, 3 लीटर। और हम लोग पानी कितना पीते हैं, 1 से 1.5-2 लीटर में ख़त्म कहानी, बस अब पानी ये नहीं पी पाते हैं। तो 1 लीटर 1.5 लीटर पानी कोई वैल्यू ही नहीं है इसका, है ना। तो क्या बोलना है, ज़्यादा पानी पीने से, सुना होगा डॉक्टर कहते हैं भोजन की अगर पेट की कोई शिकायत हो तो पानी ज़्यादा पिया करो। तो पानी ज़्यादा पीने से हमें बहुत तरह के फ़ायदे हैं। तो फ़ायदा नंबर 1 होता है कि भोजन का पाचन अच्छे से होता है और पेट हमेशा खाली होता है, पेट को खाली करता है। पानी आया, पेट को क्या किया, खाली करता है ना। पेट में क्योंकि अम्ल मौजूद है, भोजन मौजूद है, तो क्या करेगा, उसको खाली करेगा। ठीक है, ये बातें हो गई। उसके बाद बच्चा लोग हम लोग ये कहेंगे कि यह पानी क्या करता है, हमारे रक्त के शुद्धिकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किडनी से हम लोग बोलते हैं रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होगा, तो किडनी करेगी। किडनी में क्या होता है, लगातार वो क्या करता है, खून को शुद्ध करता रहता है, इसके लिए उसको चाहिए पानी। अब क्या करते हैं हम लोग, पानी का सेवन कम करेंगे। अब पानी का सेवन कम करेंगे बच्चा लोग, तो किडनी जो खून को शुद्धिकरण करेगा उसकी दर कम हो जाएगी।
जिसके कारण किडनी में स्टोन होने लगेगा, पत्थर होने लगता है, किडनी काम सही से नहीं कर पाता है। तो ये सब समस्या होता है सिर्फ एक पानी पीने से। और वह कौन सा पेय पदार्थ है जिससे कोई ऊर्जा ही नहीं मिलती है? वो है पानी, जल। इससे कोई एक जरा भी कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलता, लेकिन इसके बिना रोग रह नहीं पाता है ना। क्या हम लोग जल के बिना रह सकते हैं? क्या नहीं रह सकते। हालांकि ये जल जो है हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, 0 कैलोरी। कौन सा ऐसा पदार्थ हम लोग खाते हैं जो कि 0 कैलोरी का होता है? वो है कौन? जल। जल होता है 0 कैलोरी का। समझ आए बात को? तो यही सब है बच्चों। तो हम लोग ये कहेंगे कि ये तीनों कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? जठर रस का निर्माण करती है। तो लिखा जाए बच्चा लोग अमाशय या पेट के बारे में लिखेंगे। यह एक चौड़ी थैली जैसी संरचना होती है जिसकी दीवारें स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है। इस ऊतक से अमाशय रस या जठर रस स्रावित होता है। अमाशय के पहले भाग को कार्डियक तथा कार्डियक, पिछले भाग को पाइलोरिक और मध्य भाग को फुंडिक भाग कहा जाता है। चल जल्दी जल्दी लिखिए। इसमें छोटा सा गप लिख देना, जठर रस। जठर रस या अमाशय रस। देखो जठर रस या अमाशय रस किसको कहेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन स्रावित करेगा बोलो? अम्लजन अम्ल। श्लेष्मा या म्यूकस? श्लेष्मा या म्यूकस तथा निष्क्रिय पेप्सिनोल, निष्क्रिय
पेप्सिनोजेन, एंजाइम्स मिलकर जठर रस या अमाशय रस का स्रवन करते हैं। मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन यह रस कितना लीटर बोले थे? हाँ, मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्रवन होता है। एक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर क्या है? एक प्रकार का घाव है जो कहाँ पाया जाएगा बच्चा लोग? अमाशय की दीवारों में। पेट में मत लिखना, ऐसे काहे लिखते हो? अमाशय की दीवारों में लिखेंगे। पेप्टिक अल्सर इंडिकेट करना है ना जी, कहाँ पर? पेप्टिक अल्सर एक प्रकार का घाव है जो कहाँ बोलो तो अमाशय की दीवारों में पाई जाती है। यह अल्सर उन स्थिति में होता है जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक भोजन के बिना रहता है। ऐसी स्थिति में म्यूकस कोशिकाएं अम्ल के अधिक स्रवन के कारण नष्ट होने लगते हैं। बस काम खत्म, रहने दो यहाँ तक। Yeah.